पल पल याद आती है तुम्हारी, पल पल याद आती है तुम्हारी। ये किसका कसूर है? ये रसायन का दस्तूर है, स्कोडिंगर के प्यार का कसूर है। मेरा तो यार बार बार मन करता है स्कोडिंगर इक्वेशन के बारे में जानने का। जितना ज्यादा इसके बारे में जान पाऊं, ऐसा मेरा मन हमेशा करता है, आज भी करता है। तो यार क्या आप भी रेडी हैं स्कोडिंगर इक्वेशन के बारे में कुछ और जानने के लिए, कुछ और कहानियां, कुछ और किस्से स्कोडिंगर इक्वेशन से रिलेटेड जानने के लिए रेडी हो जाए। इस सेशन में हमें बात करनी है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की। हमें बात करनी है यार आरपीएफ की। क्या है आरपीएफ? एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है जो कि हम लास्ट सेशन में फिनिश नहीं कर पाए थे। आज इसकी बारी है। आरपीएफ इज इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है इन ए स्फेरिकल सेल ऑफ थिकनेस dr। इन ए स्फेरिकल सेल, एक पट्टा, स्फेरिकल पट्टा जिसकी थिकनेस dr है, काफी कम है, विच इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एटम। ये देखिए, ये एटम का न्यूक्लियस है, ये एटम का न्यूक्लियस है, और इससे r डिस्टेंस पर देखिए हमने क्या किया, हमने एक स्फेरिकल सेल यहां पर कंसिडर किए। देखिए ये हमने स्फेरिकल सेल कंसिडर की इस प्रकार से, जिसकी थिकनेस है dr। ये थिकनेस कितनी है? ये थिकनेस dr है, ठीक है जी। जो कि देखिए न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पर लोकेटेड है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? यार है। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर इसकी थिकनेस dr है, स्फेरिकल पट्टे की थिकनेस अगर dr है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस r प्लस dr हो जाएगा। क्या करना है? स्फेरिकल सेल में हमें इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी की बात करनी है। इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी की बात की जाएगी। इसके लिए हमारे पास जो इंफॉर्मेशन अभी तक है, साई स्क्वायर की इंफॉर्मेशन है। साई स्क्वायर क्या कहता है? साई स्क्वायर की इंफॉर्मेशन हमारे पास ये क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी at any point p in 3-dimensional space साई स्क्वायर से इंडिकेट की जा सकती है। इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी किसी भी पॉइंट पर, ये हम जानते हैं। इसके अलावा जो हमने dr थिकनेस का ये पट्टा कंसिडर किया है, इसकी अगर वॉल्यूम फाइंड कर लें तो बात बन जाएगी। कैसे? यार एक पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इतनी है, और इस पूरी वॉल्यूम में अगर हम बात करें तो मुझे लगता है इस पूरे पट्टे की वॉल्यूम को इस साई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। यार इसमें देखिए काफी सारे पॉइंट्स हैं, इनकी कोरस्पॉन्डिंग बात करनी है तो हमें क्या करना होगा? हमें यार साई स्क्वायर को इस पूरी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना होगा। साई स्क्वायर तो एक पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है, इस पूरी वॉल्यूम में बात करनी है तो इस पूरी वॉल्यूम से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। यानी आरपीएफ को डिफाइन करने के लिए, आरपीएफ को डिफाइन करने के लिए हमें साई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना होगा वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल से, ठीक है ना। इसकी जो भी वॉल्यूम होगी, है ना, इस पट्टे की जो भी वॉल्यूम होगी, जितनी भी वॉल्यूम होगी, इसकी हमें बात करनी होगी। इससे हमें साई स्क्वायर को क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। तो कैसे फाइंड किया जाए? इस वॉल्यूम को कैसे फाइंड किया जाए? देखिए मुझे लगता है ये बड़ा गोला है, ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं ये बड़ा गोला है, और इसके अंदर ये छोटा गोला है। बड़ा गोला कौन सा है? देखिए बड़ा गोला ये है, r प्लस dr, r प्लस dr रेडियस के साथ जो गोला आप देख रहे हैं, ये वाला गोला देखिए, ये जो गोला आप देख रहे हैं r प्लस dr रेडियस के साथ, ये बड़े वाला गोला, ठीक है। इसकी वॉल्यूम में से अगर r रेडियस के साथ ये जो छोटा गोला है जो आप देख रहे हैं, इसकी वॉल्यूम को माइनस कर दिया जाए, काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। कैसे काम बन जाएगा?
अरे जिसकी वॉल्यूम हमें फाइंड करनी है उसकी वॉल्यूम मिल जाएगी। तो चलिए फिर देरी किस बात की, है ना। क्या करना है, बड़े गोले की वॉल्यूम में से छोटे गोले की वॉल्यूम को माइनस करना है। किसके लिए, ये यार हमें करना है वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल के लिए। ठीक है सी, क्या करना है, क्या करना है, अरे बोलो क्या करना है, हमें स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखिए बड़े गोले की वॉल्यूम क्या होगी, 4/3 पाई आर प्लस डी आर क्यूब। ठीक है, ये होगी वॉल्यूम ऑफ बड़ा गोला माइनस वॉल्यूम ऑफ छोटा गोला, है ना, स्मॉलर स्फीयर। ये वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर है। इसमें से यार वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। वॉल्यूम ऑफ छोटा गोला 4/3 पाई आर क्यूब, इसे माइनस करना होगा। माइनस करने के बाद क्या मिलता है, देखिए 4/3 पाई यहां भी है यहां भी है, ये कॉमन मिलता है 4/3 पाई। और यार आर प्लस डी आर क्यूब, इसे हमें ए प्लस बी की क्यूब का जो फॉर्मूला है ना, जो एक्सपेंशन है उसे यूज करते हुए यह इंडिकेट करना होगा। ये मिलता है आर क्यूब प्लस डी आर क्यूब प्लस प्लस 3r स्क्वायर डी आर, 3r स्क्वायर डी आर प्लस 3 dr स्क्वायर आर। इससे हमें ये मिलता है, मैंने क्या किया, a प्लस बी की क्यूब, है ना, फॉर्मूला आप जानते हैं ना यार, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, है ना, उससे मैंने ये इंडिकेट किया है। ठीक है, इसको एक्सपेंड किया तो ये मिलता है माइनस आर क्यूब, यहां से क्या मिलता है माइनस आर क्यूब। ठीक है, माइनस आर क्यूब से ये प्लस आर क्यूब कैंसिल हुआ, बिल्कुल कैंसिल हुआ। इसके बाद जरा ध्यान से सुनिए, अगर कोई नंबर, अगर कोई क्वांटिटी 1 से लेसर हो, जैसे 0.1, इसकी हायर पावर जैसे 2 हो, तो क्या मिलता है, इसकी वैल्यू 0.1 से भी कम मिलती, 0.01। देख लीजिए 0.1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे ये मिलता है, और 0.1 रेज टू पावर 3 है तो क्या मिलता है 0.001 ये मिलता है। हायर पावर करने पर वैल्यू और कम हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको बस इतना ही बताना चाहता हूं, ये dr एक स्मॉलर क्वांटिटी है और इसकी हायर पावर आपने की है तो क्या होगा, हायर पावर आपने की है तो भाई इसे आप नेग्लेक्ट कर देंगे, ये और छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा कि इसको यार नेग्लेक्ट करने में ही समझदारी है। जैसे 0.01 को 0.1 के रिस्पेक्ट में इग्नोर किया जा सकता है, 0.001 को भी 0.1 के रिस्पेक्ट में इग्नोर किया जा सकता है। तो मैंने क्या किया, dr क्यूब को dr के रिस्पेक्ट में इग्नोर किया क्योंकि इसकी हायर पावर इसको और छोटा बना देगी, ये क्वांटिटी काफी कम है। ठीक है जी, आगे देखिए, ध्यान से देखिए, dr स्क्वायर, dr पहले से ही काफी छोटा है और इसकी हायर पावर इसे यार और छोटा बना देगी। dr रेज टू पावर 1 के कंपैरिजन में dr रेज टू पावर 2 को इग्नोर किया जा सकता है। जी हां, हायर पावर को इग्नोर किया जा सकता है। इस प्रकार से यार फिजिक्स में भी आप सीखेंगे एक स्फेरिकल शेल जिसकी थिकनेस dr है, उसकी वॉल्यूम अगर इंडिकेट करनी हो तो क्या होगी। वैसे तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, लेकिन चलिए मैंने यहां पर देखिए फुल प्रूफ आपको दिया है, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। यहां से आपको वॉल्यूम इतनी मिलती है। किसकी मिलती है वॉल्यूम, ये वॉल्यूम आपको इस प्रकार से, ये न्यूक्लियस है, ये छोटा गोला है और आर रेडियस पर आपने क्या किया, आर रेडियस पर आपने आर डिस्टेंस पर, न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पर एक पट्टा कंसिडर किया जिसकी थिकनेस डी आर है। एक स्फेरिकल सेल आपने कंसिडर की जिसकी थिकनेस क्या है, डी आर है। ये देखिए शेडेड रीजन आपके सामने है। ठीक है जी, अब हम क्या हो गए हैं, हम कामयाब हो गए हैं इसकी
वॉल्यूम कैलकुलेट करने में एक स्फेरिकल सेल जिसकी थिकनेस dr है, जो कि न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पर हमने कंसिडर की है, ठीक है जी, जिसकी थिकनेस dr है, न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पर जो कि हमने की है कंसिडर, और इसकी वॉल्यूम हम फाइंड करने में कामयाब हो गए हैं। इसकी वॉल्यूम कितनी मिलती है, ये आपके सामने 4 पाई आर स्क्वेयर डी आर कितनी मिलती है, 4 पाई आर स्क्वेयर डी आर मिलती है। इसको फाइंड करने में हम कामयाब हो चुके हैं, ठीक है। 4/3 पाई इंटू आर स्क्वेयर डी आर इंटू 3 है, 3 से 3 कैंसिल हुआ तो यहां से क्या मिलता है, 4 पाई आर स्क्वेयर डी आर मिलता है। आई होप ये कैलकुलेशन आपको अंडरस्टैंड हुई होगी। इस प्रकार से स्फेरिकल सेल जिसकी थिकनेस डी आर है, इसकी वॉल्यूम को हमने एक्सप्रेस कर लिया है। इस वॉल्यूम को डायरेक्टली याद कर लें यार, फिजिक्स में भी काफी जगह ये वॉल्यूम यूज आएगी, 12th क्लास में आएगी, याद हो गया होगा, सिंपल है, 4 पाई आर स्क्वेयर डी आर। अब क्या करना है, अब हमें आरपीएफ रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में, यहां देखिए साई स्क्वेयर के साथ वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल को मल्टीप्लाई करना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है, आगे चलते हैं। आरपीएफ रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आरपीएफ इज इक्वल टू साई स्क्वेयर इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल, कितनी है वॉल्यूम, 4 पाई आर स्क्वेयर डी आर, इतनी है वॉल्यूम। ये फंक्शन मिलता है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जिसके प्लॉट्स हमारे सिलेबस में है। काफी बच्चे बोलेंगे सर कभी देखा तो नहीं, किसी ने पढ़ाया तो नहीं इसकी गारंटी मैं नहीं लेता यार, मैं तो आपको जो सिलेबस में है वो सब पढ़ाने की गारंटी ले सकता हूं। किसी और ने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, यूट्यूब पर है कि नहीं है, ये मैंने भी चेक नहीं किया, लेकिन मैंने ये जरूर चेक किया। देखिए 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 देखिए, ये देखिए जेईई एडवांस्ड 2016 जीता जागता प्रूफ आपके सामने है। हाँ ये हमारे सिलेबस में है, ठीक है, जो भी आपके सिलेबस में है सब पढ़ा दूंगा यार, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए बस, ठीक है। यहां देखिए ये जो आरपीएफ है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, ये आरपीएफ स्टार्ट कहां से होगा, अगर इसके प्लॉट की बात करें तो ग्राफ स्टार्ट कहां से होगा, मुझे लगता है r इज इक्वल टू 0 पर, एट r इज इक्वल टू 0 वैल्यू ऑफ आरपीएफ इज 0। ये तो r 0 से स्टार्ट होगा, इसकी वैल्यू 0 होगी। देखिए वन एस का ग्राफ रेडियल पार्ट का ऊपर से नीचे की तरफ आया था, याद आया आपको, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। यहां सभी ग्राफ, ऑल ग्राफ आरपीएफ वर्सेस आर ग्राफ कहां से स्टार्ट होंगे, विल स्टार्ट फ्रॉम r इज इक्वल टू 0। कहां से स्टार्ट होंगे, r इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होंगे। मामला क्लियर है। इसके बाद देखिए एट नोड, एट रेडियल नोड, एट रेडियल नोड, देखिए साई स्क्वेयर इज 0, साई स्क्वेयर इज 0, हेंस अगर ये 0 है, अगर ये 0 है, अगर नोड मिलती है साई की वैल्यू 0 है, साई स्क्वेयर 0 है, तो क्या होगा, आरपीएफ भी 0 होगा, आरपीएफ इज ऑल्सो 0। अरे वाह मस्त है, मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा, तभी तो यार हाइट नहीं मिल पाएगी, साई की वैल्यू तभी तो 0 मिल रही होगी। नोड की बात हमने पहले की थी, याद है आपको, अच्छी बात है, याद है तो अच्छी बात है। अब देखिए रेडियल नोड पर ऐसा होगा, साई स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी, यहां 0 डालेंगे आरपीएफ 0 मिल रहा होगा, आर 0 डालेंगे तो भी आरपीएफ 0 मिल रहा होगा। और क्या हो सकता है, और देखिए एट आर टेंडिंग टू इंफिनिटी, अगर एटम की बाउंड्री से बाहर कदम रखेंगे, है ना, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस से आगे बात करेंगे तो क्या होगा, आगे जाएंगे तो क्या होगा, एटम की बाउंड्री से बाहर कदम रखेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा भाई। तो आर टेंडिंग टू इंफिनिटी यानी न्यूक्लियस से काफी दूर जाने पर क्या होगा, एटम की बाउंड्री से बाहर निकलने पर क्या होगा, होगा क्या, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी
जीरो की तरफ अप्रोच कर रही होगी। इससे क्या मिलता है? इससे आरपीएफ जीरो मिलता है। रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इससे क्या मिलता है? जीरो मिलता है। तो यार आरपीएफ जीरो कब होगा? आरपीएफ जीरो आर इज इक्वल टू जीरो पर होगा। और कब जीरो होगा आरपीएफ? ये जीरो तब होगा जब यार नोड आएगी, रेडियल नोड आएगी, जहां साई की वैल्यू जीरो होगी, साई स्क्वायर जीरो होगा। इसके अलावा जीरो कब होगा? जब आप एटम की बाउंड्री को लांग कर अगर बाहर जाने की कोशिश कर रहे होंगे, तब यार उस केस में, उस हालात में आरपीएफ क्या होगा? जीरो होगा। वहां देखिए साई स्क्वायर जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा होगा जब आर टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा। मामला क्लियर है आपको? इसमें कोई डाउट नहीं है? अगर यार इसमें कोई डाउट नहीं है तो इसकी शानदार बेहतरीन प्लॉट्स हमारे सिलेबस में है। तो आइए फिर प्लॉट्स की बात करें, है ना। इसका प्लॉट कैसा मिल रहा होगा? देखिए किसके लिए बात की जाएगी भाई? स्टार्टिंग तो होगी 1s से। देखिए स्टार्टिंग होगी 1s से। 1s के लिए, 1s के लिए आरपीएफ रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, यानी ये चीज यहां होगी वर्सेस आर। इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है। सभी ग्राफ आरपीएफ के आर टेंडिंग टू जीरो से स्टार्ट होंगे, है ना। यहां से स्टार्ट होंगे। यहां देखिए वैल्यू क्या है? यहां वैल्यू जीरो है। सभी ग्राफ यहां से स्टार्ट होंगे, ठीक है जी। इसके बाद मैक्सिमा मिलता है, फिर ग्राफ ऐसा मिलता है। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग यार आगे जाने पर आर तो इंक्रीज हो रहा था, लेकिन 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 क्या हुआ? लेकिन यार साई स्क्वायर की वैल्यू तेजी से डिक्रीज होने लग गई, क्योंकि एटम की बाउंड्री से अगर बाहर कदम रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिलेगी। न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही होगी। बहुत दूर जाएंगे तो ज्यादा एक्सटेंट में डिक्रीज हो रही होगी। यार आर तो इंक्रीज होगा, लेकिन साई स्क्वायर तेजी से डिक्रीज कर रहा होगा। अगर हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो ग्राफ नीचे की तरफ जाता हुआ आपको मिल रहा होगा, ठीक है जी। अब यहां देखिए ग्राफ ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि यार साई स्क्वायर की सिग्निफिकेंट वैल्यू है और आर देखिए तेजी से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है जी। न्यूक्लियस के क्लोज साई स्क्वायर की वैल्यू काफी कम नहीं होगी, दूर जाएंगे तो काफी कम होगी, तब ग्राफ नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा। काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे आर तो यहां भी इंक्रीज करता है। हाँ, आप बिल्कुल सही है, आर तो इंक्रीज करता है न्यूक्लियस से दूर जाने पर, लेकिन यार इसके साथ देखिए साई स्क्वायर भी है। न्यूक्लियस से दूर जाने पर साई स्क्वायर की वैल्यू तेजी से डिक्रीज कर रही होगी, क्योंकि न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। न्यूक्लियस के पास क्या होगी? एस के केस में एस स्फेरिकल है, गोला है, न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। तो न्यूक्लियस के पास साई स्क्वायर की वैल्यू सिग्निफिकेंट होगी और आर ज्यादा होगा तो वैल्यू इंक्रीज करेगी, मैक्सिमा आपको मिल रहा होगा। जैसे ही मोस्ट प्रोबेबल रेडियस से आगे आप मूव करेंगे, आर को इंक्रीज करेंगे। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल रेडियस, जिसकी वैल्यू आपने इस प्रकार से बोर मॉडल से फाइंड की थी, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज के लिए, जिसकी वैल्यू आपने इस प्रकार से फाइंड की थी। इसके बाद अगर आप आगे मूव करेंगे यार, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी न्यूक्लियस से दूर कम हो जाएगी। तेजी से साई स्क्वायर की वैल्यू कम होने की वजह से ग्राफ आपको नीचे जाता हुआ मिल रहा होगा। इस प्रकार से देखिए आपको मिलता है यार 1s का ग्राफ, आरपीएफ वर्सेस आर। ये इंपोर्टेंट है सारे ग्राफ, ठीक है। 1 बाय 1 काफी सारे ग्राफ को हम प्लॉट करने वाले हैं। इसके बाद यार बारी है 2s के ग्राफ की। देखिए आरपीएफ रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, आरपीएफ वर्सेस आर ग्राफ 2s के लिए कैसा होगा? कभी सोचा है आपने 2s के लिए कैसा? एक नोड आएगा 1s से 2s गैप होगा, है ना। अब तो बताने की जरूरत नहीं है अब तो यार काफी बार देख चुके हैं। रेडियल नोड, एंगुलर नोड पर भी मैं एक शानदार सेशन ले चुका हूं, अब तो यार बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। फिर भी देखिए मेरा फर्ज है ना, मैं आपका दोस्त हूं, आपका मेंटोर हूं, मेरा फर्ज बनता है हर टाइम आपके लिए कॉन्सेप्ट को
रिवाइज करवाता रहूं और आपको बताता रहूं, गाइड करता रहूं। तो देखिए 1s से 2s अगर हम मूव करते हैं तो गैप आएगा यार, नोड मिलती है, ठीक है, एक नोड मिलती है। तो ग्राफ कैसा मिल रहा होगा? देखिए हर ग्राफ r इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, तो ग्राफ इस प्रकार से मिलेगा। अगर नोड मिलेगी तो यार ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा, जहां देखिए साई की वैल्यू 0 होगी, साई स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी। इसे हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड रेडियल नोड। रेडियल नोड मिल रही होगी, ठीक है जी। लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इसके बाद भी होगी। जी हाँ, 1s से 2s आप मूव करेंगे तो गैप आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो यार नोड के बाद भी होगी, है ना। 1s से 2s आप मूव करेंगे तो 1s के बाद क्या है? गैप है, और उसके बाद 2s है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो यार वहां भी होगी। तो इस प्रकार से देखिए आपको कर्व मिल रहा होगा। ध्यान देने वाली बात क्या है? इस प्रकार से जब एक से ज्यादा मैक्सिमा मिल रहे हो तो जो बाद वाला मैक्सिमा है ये ग्लोबल मैक्सिमा होगा, यानी इसकी हाइट ज्यादा मिल रही होगी। अब काफी सारे बच्चे ऐसा सोचेंगे कि हाइट ज्यादा क्यों मिल रही है। जरा आप ही सोचिए, न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो जो पट्टा मिल रहा होगा, है ना, स्फेरिकल सेल जो मिल रही होगी, जिसकी वॉल्यूम 4 पाई आर स्क्वायर डी आर है, जिसके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। इसकी वॉल्यूम न्यूक्लियस से दूर जाने पर ज्यादा होगी या पास रहने पर ज्यादा होगी? दूर जाने पर ज्यादा होगी, क्योंकि यार आर बड़ा होगा। तो मैं बस आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि यहां पर यार आर इंक्रीज होने की वजह से, आर तेजी से दूर जाने पर आर तेजी से इंक्रीज होने की वजह से बाद वाला जो मैक्सिमा है, ये ग्लोबल मैक्सिमा है, इसकी जो हाइट है ये ज्यादा मिल रही है। बस इतना ही मैं आपको बताना चाहूंगा। और फिर देखिए ये ग्राफ नीचे की तरफ क्यों मूव कर रहा है? ये ग्राफ नीचे की तरफ इसलिए मूव कर रहा है क्योंकि हम एटम की बाउंड्री को लांग कर बाहर जाएंगे, तो फिर देखिए इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी हमें 0 की तरफ टेंड करती हुई मिल रही होगी, या हम बोल सकते हैं साई स्क्वायर तेजी से डिक्रीज कर रहा होगा, ठीक है जी। पहले ग्राफ नीचे की तरफ क्यों मूव किया? इसलिए मूव किया क्योंकि यार नोड मिलेगी। और उसके बाद देखिए ग्राफ नीचे की तरफ क्यों मूव किया? क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल रेडियस के बाद अगर आप आगे मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी तेजी से डिक्रीज कर रही होगी, साई स्क्वायर की वैल्यू तेजी से डिक्रीज कर रही होगी। मामला क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अब काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर चलिए 2s का ग्राफ आपने प्लॉट कर दिया, मजा आ गया, अब 3s का ग्राफ कैसा होगा? जैसा आप सोच रहे हैं ना वैसा ही होगा। कैसा सोच रहे हैं मैं जानता हूं, ऑफलाइन में काफी सारे स्टूडेंट्स को गाइड करता हूं, गाइड कर चुका हूं, तो आपकी मेंटालिटी को मैं समझता हूं। नो डाउट कैमरा से मेरी बातचीत हो रही है, लेकिन मुझे पता है इस कैमरा में बहुत सारे दिमाग बैठे हुए हैं ना, और वो दिमाग क्या सोच सकते हैं, है ना, ये मैं जानता हूं। देखिए आरपीएफ वर्सेस आर ग्राफ अगर हमें ड्रॉ करना है 3s के लिए, तो आपके दिमाग में यही चल रहा है, 1s से 2s गैप मिलता है, 2s से 3s गैप मिलता है, यानी एक नोड यहां होगी और यार एक नोड यहां होगी। अरे यही आपके दिमाग में है यही होना चाहिए आपके दिमाग में। देखिए अगर ऐसा आपके दिमाग में है तो ग्राफ कैसा मिल रहा होगा? एक नोड मिलेगी, बाद वाला मैक्सिमा बड़ा मिलता है और इसके बाद वाला और बड़ा मिलेगा, ठीक है जी। ये देखिए पहली नोड के लिए ग्राफ इस प्रकार से एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा, दूसरी नोड के लिए एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा। इसके बाद देखिए आर तेजी से इंक्रीज हो रहा है, इसी वजह से बाद वाला जो मैक्सिमा है, जिसके लिए देखिए आर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी? सबसे ज्यादा हो जाएगी। और फिर ये देखिए ग्राफ नीचे की तरफ इसलिए मूव करता है क्योंकि यार अगर आप मोस्ट प्रोबेबल रेडियस के बाद बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी तेजी से डिक्रीज कर रही होगी, क्योंकि आप एटम की बाउंड्री को लांग कर बाहर जा रहे होंगे। तो यार फिर बताइए बाहर इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर कहां से आपको मिलेगी? तो जैसे ही मोस्ट प्रोबेबल रेडियस के आगे आप मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी तेजी से डिक्रीज कर रही होगी। तो इस प्रकार से आपको ग्राफ मिल रहा होगा। आई होप ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा। ये क्या है? यहां देखिए ये क्या है? ये नोड है। ये क्या है? और ये क्या है? ये नोड है। ये रेडियल नोड्स है।
वेयर साइज 0 और साइज स्क्वायर इज 0। ठीक है जी। 4s की कहानी कैसी होगी? ऐसे 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 ऐसे, है ना। 4s के केस में कितनी नोड आएंगी? 3 नोड आएंगी। 1s से 2s, 2s से 3s, 3s से 4s, 3 नोड आएंगी। 3 गैप मिलते हैं, यानी एक्स एक्सिस को ग्राफ 3 बार टच कर रहा होगा और बाद वाला जो मैक्सिमा होगा वो ग्लोबल मैक्सिमा होगा। उसकी जो हाइट है यार सबसे ज्यादा मिल रही होगी, क्योंकि उसके कोरस्पोंडिंग आर सबसे ज्यादा होगा। चलिए भाई, ये सारी बातचीत तो हो गई है। अब आपके दिल और दिमाग में होगा कि पी की कहानी बताइए, है ना। एस की कहानी तो देख चुके हैं, पी की कहानी और बता दें। देखिए पी की कहानी मेरी जुबानी, देखिए आरपीएफ, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, आरपीएफ वर्सेस आर, किसके लिए? 2p के लिए। किसके लिए? 2p के लिए। कैसा ग्राफ होगा? लगाएं दिमाग, कैसा होगा यार? हर ग्राफ r इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा होगा, क्योंकि वहां पर आरपीएफ की वैल्यू 0 मिल रही होगी। ठीक है जी। चले आगे। आगे क्या होगा? आगे देखिए, r इंक्रीज होगा तो आरपीएफ की वैल्यू इंक्रीज होगी। फिर देखिए, यहां तो देखिए r इंक्रीज होने की वजह से इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी और साई स्क्वायर की वैल्यू भी सिग्निफिकेंट मिल रही होगी, जिसकी वजह से देखिए हाइट मिलती है ग्राफ की। इसके बाद क्या होगा? कुछ डिस्टेंस के बाद क्या होगा? देखिए साई स्क्वायर तेजी से डिक्रीज कर रहा होगा, तो ये ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा होगा, गिर रहा होगा इस प्रकार से, है ना। इस तरफ गिर रहा होगा, नीचे की तरफ जा रहा होगा। जो बोलना चाहे बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, क्या नोड नहीं आएगी? अरे बाबा, नोड कहां से आएगी? पी तो स्टार्ट ही n इज इक्वल टू 2 से होता है, कोई नोड नहीं आएगी। ठीक है। अब हम बात करेंगे यार 3p के लिए। ठीक है, किसकी बात करेंगे? आरपीएफ वर्सेस आर की बात की जाएगी। किसके लिए? 3p के लिए। देखिए एक नोड आएगी 2p से 3p जाने पर, 2p से 3p जाने पर एक नोड आएगी। 2p से 3p जाने पर एक नोड आएगी। देख लें यार, एक नोड आएगी। ग्राफ कैसा होगा? बाद वाला जो मैक्सिमा है, ये देखिए बड़ा मिलता है, ये नोड आएगी, ये नोड आएगी। अरे मस्त है ये तो, है ना। नोड आएगी, हम जानते हैं साई की वैल्यू 0 होगी, साई स्क्वायर इसके कोरस्पोंडिंग क्या होगा? 0 होगा। साई की वैल्यू 0 होगी, साई स्क्वायर इसके कोरस्पोंडिंग क्या होगा? 0 होगा। मामला क्लियर है आपको? अरे इसमें कोई डाउट तो नहीं है? जरा सोचिए, अगर 4p के लिए आपको ग्राफ प्लॉट करना हो, 4p के लिए आपको ग्राफ प्लॉट करना हो, तो क्या बोलेंगे? यूं जाएगा, फिर यूं, फिर यूं, मतलब 2 बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा, यानी 2 बार इस प्रकार से आपको गैप आने की वजह से साई और साई स्क्वायर की वैल्यू 0 मिल रही होगी। क्यों? क्योंकि 2p से 3p एक गैप, 3p से 4p दूसरा गैप, है ना। तो 4p का ग्राफ आप प्लॉट कर लेंगे, क्या हो जाएगा? अरे सिंपल है यार, सिंपल है, कर लेंगे, मैं जानता हूं। आरपीएफ वर्सेस आर ग्राफ 4p के लिए, 2p से 3p आप जाएंगे, 3p से 4p जाएंगे, तो एक नोड यहां मिलेगी, रेडियल नोड, और यार एक नोड यहां मिलेगी। ठीक है, तो देखिए एक नोड मिली आपको, इसके बाद एक और नोड मिली, ये देख लो भाई मजेदार है ये, है ना। बिल्कुल शानदार है ना। बनाने में भी मजा आया होगा आपको, है ना। बहुत मेहनत लगी, अरे वाह, है ना। सुंदर सा डायग्राम आपने बना दिया होगा, प्यारा सा। देखिए यार, इस प्रकार से ये ग्राफ 2 बार एक्स एक्सिस को टच करता है, इस प्रकार से। यानी यहां साई की वैल्यू 0 होगी, साई स्क्वायर 0 होगा, क्या मिलती है? नोड मिलती है, इसके कोरस्पोंडिंग रेडियल नोड्स मिलती हैं। मामला आपको क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? मामला आपको क्लियर है? अगर यार ये मामला क्लियर है, ऐसे ही डी स्टार्ट होगा 3D से, है ना, ऐसे एफ स्टार्ट होगा 4f से, उनके लिए ग्राफ मिल जाएंगे।
तो देखिए 3D में कोई भी रेडियल नोड नहीं होगी, तो इस प्रकार से ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा होगा r इज इक्वल टू 0 के बाद। लेकिन 4D के केस में 3D से 4D तक आप जाएंगे तो यार ग्राफ एक बार टच करेगा। ऐसे ही f तो स्टार्ट ही 4f से हुआ है ना। इससे पहले तो यार n इज इक्वल टू 3 के केस में तो f है ही नहीं, तो अगर f n इज इक्वल टू 4 की कोरस्पॉन्डिंग 4f से स्टार्ट हुआ है तो इसमें तो देखिए कोई नोड आएगी नहीं। लेकिन आगे बात की जाएगी f के केस में 5f की बात की जाएगी तो यार नोड आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन 4f में कोई नोड नहीं मिलेगी। ऐसे ही n इज इक्वल टू 3 से 3D स्टार्ट हुआ है तो यार मुझे लगता है d अगर n इज इक्वल टू 3 से स्टार्ट हुआ है तो इस केस में भी कोई नोड नहीं आएगी। 4D का केस हो आएगी, 3 से 4 तक आप मूव करेंगे, 3D से 4D मूव करेंगे, एक रेडियल नोड आएगी। और यार 5D का केस है तो 2 रेडियल नोड आएंगी, 3D से 4D मूव करेंगे और 4D से 5D आप मूव कर रहे होंगे। ठीक है जी, उस कहानी को भी आप बयां कर लेंगे। ऐसे ही पहला जो मैक्सिमा होगा, पहली जो पीक होगी ये छोटी होगी और बाद वाली जो पीक होगी ये क्या होगी, ये बड़ी होगी। और कितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा ये डिपेंड करता है नोड पर। मामला क्लियर है। और नोड की पूरी कहानी मैं आपको बयां कर चुका हूं मेरी जुबानी। अब जल्दी से इसे देखिए, जे एडवांस्ड 2016 के इस प्यारे से क्वेश्चन को देखिए, कितना दम है इसमें, अरे कितना दम है इस क्वेश्चन में। जल्दी से देखिए, पीज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ 1s इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन स्फेरिकल सेल ऑफ इन्फिनिटेसिमल थिकनेस, यानी काफी कम थिकनेस है dr एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस। पूरी कहानी आपको बोल दी गई है। वॉल्यूम ऑफ सेल आपको दे रखी 4πr² dr, अरे ये तो हमने फाइंड कर ली थी। ठीक है, द क्वालिटेटिव स्केच ऑफ डिपेंडेंस ऑफ p rpf ऑन r, यानी यार rpf वर्सेस r ग्राफ हमें यहां पर ड्रॉ करना है। किसके लिए ड्रॉ करना है, 1s के लिए ड्रॉ करना है। कैसा होगा, अरे भाई अरे बिल्कुल सिंपल है ये तो, देख लो 1s के लिए r इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, इस प्रकार से ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। क्यों, क्योंकि पहले r तेजी से इंक्रीज हो रहा है और साई स्क्वायर की सिग्निफिकेंट वैल्यू मिल रही है। फिर जैसे ही मोस्ट प्रोबेबल रेडियस के बाद बात होगी, यानी साई स्क्वायर तेजी से डिक्रीज होगा, ग्राफ नीचे आएगा, है ना। ग्राफ ऐसा मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा भाई, हाफ सर्कल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये ग्राफ तो यार रेडियल पार्ट वर्सेस आर का है, आरपीएफ वर्सेस आर का नहीं है। आरपीएफ वर्सेस आर का ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, ना कि यहां से स्टार्ट होगा, ये नहीं हो सकता है। अरे ये क्या है, ये तो कुछ अजीब ही बला है। ठीक है ना, ये नहीं होगा। आ गया आंसर, अरे आंसर आ गया। अब ये देखिए 2017 में ये आया था, है ना, खतरनाक था, लेकिन सारे ही बच्चों ने इसको अटेम्प्ट कर लिया था, है ना। बिल्कुल सिंपल है, देख लो भाई, इस प्रकार से कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 आपको दिए हैं, है ना, इस प्रकार से। और ये बोला गया यार कि जो वेव फंक्शन साई है इसको इंडिकेट किया जा सकता है रेडियल पार्ट इनटू एंगुलर पार्ट। ये सारी कहानी यहाँ पर बोल दी गई है। थीटा फाई क्या है लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ, तो यहाँ फिर से बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको थीटा फाई में कंफ्यूजन है जो कि यहाँ पर इंडिकेटेड है, तो यार सारे लेक्चर देखिए प्रभु, है ना। स्कोडिंगर के लेक्चर नंबर 1 से लेकर यहाँ तक सारे लेक्चर देखिए, पूरी कहानी, पूरी माया स्कोडिंगर की आपको अंडरस्टैंड होगी। हमें क्या करना है, इन तीनों ही कॉलम को मैच करवाना है, अरे क्या हो गया, मैच करवाना है। ठीक है, ये देखिए ये जी एडवांस्ड में आ चुका है 2017 में। ये आपके सामने कॉलम 1 में इंफॉर्मेशन है, कॉलम 2 में भी है और कॉलम 3 में भी है। अब देखिए क्या करना है। For the given orbital in column 1, the only correct combination for any hydrogen-like species, बोला गया है कि 4,4R से मैच होगा। ए ऑप्शन में 4,4R से क्या मैच होगा, चेक ही करना होगा। 4,4R से क्या मैच होगा, 3DZ² ऑर्बिटल में XY प्लेन नोडल प्लेन है। गलत बात है, इसमें तो यार नोडल प्लेन होता ही नहीं, कौन मिलती है, अरे कौन मिलती है इस केस में, ये तो स्पेशल केस है। देखिए डंबल प्लस रिंग का कॉम्बिनेशन है, प्लेन आएगा ही नहीं इस केस में, नोडल प्लेन मिलेगा ही नहीं इस केस में।
जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ प्लेन नहीं मिल पाएगा इस केस में। कौन मिलती है यार, प्लेन कहां से मिलता है, बताया मैंने। तो यार ये करेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। अब देखिए 2 2p 2 2p 2 2p 2s है, जी हाँ 2s है। एक रेडियल नोड होगी, 1s से 2s मूव करेंगे तो एक नोड होगी, बिल्कुल होगी p। एक नोड होगी तो क्या रेडियल पार्ट का ग्राफ, ये रेडियल पार्ट है वर्सेस r, ये ग्राफ ऐसा होगा, जी हाँ रेडियल पार्ट का ग्राफ ऐसा ही मिलता है इस प्रकार से। यहां देखिए एक रेडियल नोड मिल रही है, यानी ये इससे मैच होगा और ये इससे मैच होगा। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, देखते ही मैंने बता दिया। अरे वाह मस्त है। तो अब काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे ये ग्राफ तो सर ने सिखाया नहीं। अरे सिखाया है। रेडियल पार्ट के प्लॉट्स देखिए, स्कोडिंगर इक्वेशन जहां मैंने स्टार्ट की वहां मैंने रेडियल पार्ट के प्लॉट्स ड्रॉ किए हैं। स्कोडिंगर के लेक्चर नंबर 1 में जाकर देखिए, वहां से हो जाएगा देखते ही। आगे देखिए, फॉर हीलियम प्लस आयन द ओनली इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन इज, मुझे देखते ही आइडिया हो गया 1,3R, ये इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है। गिद्ध जैसी मेरी आंखें हैं, क्यों है, क्योंकि इतनी ज्यादा पढ़ाई करने के बाद यार आंखें गिद्ध जैसी हो जाएंगी, है ना। गिद्ध जैसी आंखों का क्या मतलब है, मतलब जो अपने शिकार को तलाश ले, है ना। तो मैंने अपना शिकार तलाश लिया है। इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन फाइंड करना है तो मैंने फाइंड कर लिया 1,3R, ठीक है। ये इनकरेक्ट कैसे है देखिए, 1,3R, इतना जल्दी कैसे देख लिया, ये पिक्चर मेरे दिमाग में थी, इतना जल्दी मैंने ऐसे देख लिया यार। ये जो 1s है ये तो डायरेक्शन लेस है, ये डायरेक्शन लेस है। तो जब भी एस सबसेल की बात होगी, एस ऑर्बिटल की बात होगी, और जब भी वेव फंक्शन डिफाइन किया होगा, ये देखिए वेव फंक्शन डिफाइन किया है और इसमें कोस थीटा की एक टर्म है। अब ये जो है 1s ऑर्बिटल, ये तो नॉन डायरेक्शनल है, ये तो स्फेरिकल है। इसके लिए तो यार थीटा की टर्म होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो हर डायरेक्शन में है, ये तो डायरेक्शन लेस है। इसके लिए थीटा की टर्म होनी नहीं चाहिए। थीटा की टर्म तो उसके लिए होनी चाहिए जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, ये तो डायरेक्शन लेस है। तो ये इसके लिए मैच नहीं हो सकता है, और कुछ भी हो जाएगा, दुनिया इधर से उधर हो जाएगी। स्फेरिकल के लिए जब वेव फंक्शन डिफाइन होगा तो यार इस प्रकार से थीटा की टर्म नहीं मिलेगी, क्योंकि डायरेक्शन लेस है। इसकी क्या आप कोस थीटा से डायरेक्शन यहां पर इंडिकेट कर पाएंगे ये गलत है। यानी एस के लिए थीटा की टर्म नहीं मिलती है, याद रखिए एस के लिए थीटा की टर्म कहां नहीं मिलती है। जो स्कोडिंगर ने वेव फंक्शन फाइंड किया था उस वेव फंक्शन में थीटा की टर्म नहीं मिलती, क्योंकि एस क्या है, नॉन डायरेक्शनल है। यहां देखिए यही किया गया है थीटा वाले के साथ मैच करवाया गया है, यही तो यार इनकरेक्ट होगा। बाकी सभी चेक कर लेंगे, अरे ये नहीं, यहां देखिए यही तो यार इनकरेक्ट होगा। 1 देखिए 3 के साथ मैच करवाया है, 1 देखिए 3 के साथ मैच करवाया है ना यहां थीटा की टर्म नहीं आनी चाहिए, किसके लिए, एस के लिए। यही क्या है, इनकरेक्ट है। आगे चलते हैं, आगे हमें यार करेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करनी है ना। मिस्टेक हो जाएगी, ध्यान से नहीं देखेंगे। हाइड्रोजन एटम के लिए इसका आंसर ये होगा, ये भी मुझे देखते ही आइडिया लग गया कैसे ये आंसर होगा, जल्दी से बता दूं आपको मैं, ठीक है ना। 1,1s कैसे इसका आंसर होगा, देखिए 1,1s कैसे इसका आंसर होगा। देखिए यहां पर थीटा की टर्म नहीं है, थीटा की टर्म नहीं है, ठीक है जी। ये हो सकता है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, जी हाँ। ये इसके नॉन डायरेक्शनल बिहेवियर को, यानी ये हर डायरेक्शन में है, ये इंडिकेट कर रहा है। और ये तो यार डायरेक्शनल बिहेवियर को इंडिकेट कर रहा है, जो कि इसका है नहीं। तो ये इसके साथ मैच नहीं होगा, तो फिर ये दिया है इसके साथ मैच होगा, एस के लिए ऐसा साई यहां पर डिफाइन किया गया है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद देखिए, एनर्जी नीडेड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम N2 to N4 state is 27/32 times the energy needed to excite electron from n is equal to 2 to n is equal to 6। देखिए यार इस केस में E4 माइनस E2 करना है, E4 माइनस E2, और ये देखिए E6 माइनस E2 है, और इसका रेशियो लेने पर ये रेशियो हमें
27/32 मिलना चाहिए। चलिए चेक कर लें, क्या पता मुझे कुछ देखने में प्रॉब्लम हुई हो। जल्दी से चेक करते हैं। बाकी कॉम्बिनेशन आप खुद से चेक कीजिए, मुझे जल्दी सोल्व करना है, जल्दी आपको बताना है, इसलिए बाकी कॉम्बिनेशन मैंने चेक नहीं किए हैं। आप प्लीज बाकी कॉम्बिनेशन भी चेक कीजिएगा, ठीक है। क्या करना है, E4 माइनस E2। देखिए हम क्या करने वाले हैं, E4 माइनस E2 डिवाइडेड बाय E6 माइनस E2, इसी रेशियो की हमें बात करनी है। और ये रेशियो कितना मिलना चाहिए, 27/32, जैसा कि यहां पर स्टेटमेंट में दिया है 27/32 टाइम्स ये एनर्जी मिलनी चाहिए, कौन सी, E4 माइनस E2। इसे हमें वेरीफाई करना है। तो एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला आप जानते होंगे, 13.6 इंटू जेड स्क्र इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। अगर ये n1 है, ये n2 है, तो ये क्या होगा, 1/2² माइनस 1/4² डिवाइडेड बाय, देखिए 13.6 इंटू जेड स्क्र इंटू 1/n1², ये n1 है, ये n2 है, यानी 1/2² माइनस 1/6²। ठीक है जी, इससे कैंसिल हो जाएगा। यहां से एलसीएम मिल रहा होगा 16। ठीक है जी, तो क्या मिलता है, क्या मिलता है यहां से मिलता है 4 माइनस 1। यहां से देखिए एलसीएम मिल रहा होगा 36, क्या मिलता है 9 माइनस 1, 9 माइनस 1। अब देखिए फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना होगा, ये है 3/16, ये कितना है 8/36। अब देखिए 36 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा 3 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 16 नीचे है, ये होगा 16 इंटू 8, यही तो होगा, क्लियर है। 4 9 जा 36, 4 4 जा 16, ये आ गया भाई 27/32। जी हाँ, ये इसके साथ मैच हो रहा होगा, 1 1 के साथ, और फिर देखिए s के साथ मैच हो रहा होगा। एक बार फिर से देख लें, 1 1 के साथ, 1 1 के साथ, इसमें देखिए थीटा की टर्म नहीं है, ये नॉन डायरेक्शनल है, इसके साथ मैच हो रहा होगा। और फिर देखिए मैच हो रहा होगा इसके साथ, जो एनर्जी डिफरेंस का रेशियो है, ये रेशियो 27/32 मिल रहा है। क्लियर है बात। तो यार रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को हमने जान लिया है, इस चैप्टर को हमने पैक कर लिया है। फिर भी आपको लगता है कोई छोटे बड़े किस्से इस चैप्टर से रिलेटेड हमारे पेंडिंग है, जो आपको लगता है कि हाँ ये पेंडिंग है, ये हमने इस बुक में देखा है, तो यार वो आप सब कुछ कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता दीजिएगा। और आगे मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर्स को कंटिन्यू नहीं करने वाला हूँ। जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताएंगे, जिनमें आपका इंटरेस्ट होगा, चाहे सिलेबस में हो या ना हो, आप मुझे बोलेंगे सिलेबस में जितना है उतना यार सब कुछ मैंने आपको डिलीवर कर दिया है। फिर भी आप मुझे बोलेंगे नहीं सर ये बढ़ा दीजिए, हमारा मन है, हमारे मन के लिए आप बढ़ा दीजिए, तो यार छोटी छोटी क्लिप्स मैं आपके लिए बना दूंगा और आप उन सभी टॉपिक्स को गो थ्रू कर लेंगे। ठीक है जी। अब ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में जितना भी हमारे सिलेबस में था ये हम कवर कर चुके हैं, और बिल्कुल अच्छे से पूरी प्रैक्टिस के साथ यार बिंदास माहौल में हमने कवर किया है। लेक्चर नोट्स आपने बनाए होंगे, बार बार रिवाइज कीजिएगा, सारे डीपीपीज अटेम्प्ट कीजिएगा, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस लगाइएगा, और आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं प्लीज उनको भी अटेम्प्ट कीजिएगा, और देखिएगा कि आपसे सभी क्वेश्चन बन रहे हैं। इतना कंटेंट एब्जॉर्ब करने के बाद डेफिनेटली आपसे यार क्वेश्चंस बनेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर स्टार्ट होगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।